नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में एक छोटा सा टॉपिक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहें, तुलनात्मक राजनीति कहें, उसके अंतर्गत है। बहुत छोटे सी टॉपिक है। उसमें है कि हम लोग जैसे जानते हैं भारत का, आप लोग को सब को मालूम है भारत का शासन व्यवस्था कैसे है, संसदीय प्रणाली है। अमेरिका का आपको सब मालूम है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। इस तरह इस क्रम में हम लोग आज देखेंगे ब्रिटेन की शासन प्रणाली को देखेंगे। और हमको इतना समझना है कि एक बेसिक मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए, उसके एकदम पूरी तरह डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे भारत का एक संविधान है, तो उसके अगर शासन व्यवस्था में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा एक जानने के लिए होता है। लेकिन हमको इतना जानकारी होना चाहिए कि एक ब्रिटेन देश आए, कोई शासन व्यवस्था या प्रणाली की बात करे तो आपको एक समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग के नॉलेज के बेस पे, कि ब्रिटेन में राजतंत्र है या लोकतंत्र है या फिर संवैधानिक राजतंत्र है? तीन ऑप्शन में से क्या है? तो आप लोगों को अभी मौका है आपके पास, कमेंट कर सकते हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत यहाँ से कर सकता हूँ कि एक मैंने जैसे कि बोला संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र, इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर होता है जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप उत्तर दे पाएंगे। तो संवैधानिक राजतंत्र में ये होता है कि वहां पर जनता के द्वारा भी सरकार को चुना जाता है और कुछ राजा महाराजाओं या वंशानुगत पद भी होते हैं, जिसको संवैधानिक राजतंत्र बोला जाता है। और राजतंत्र क्या होता है? जिसमें केवल वंशानुगत पद होते हैं और उन्हीं को प्रमुख बनाया जाता है, तो राजतंत्र कहलाते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में केवल और केवल जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था क्या है, राजनीतिक संवैधानिक राजतंत्र है वहां पर कि लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र? आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ थोड़ा सा कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि सबसे पहले आप सब लोग को मालूम है कि राजतंत्र हुआ करता था, शुरू से वहां राजतंत्र प्रणाली थी। और आज भी अगर कहे जाए तो राजतंत्र ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, राजतंत्र वहां अभी भी चल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि हम सब लोग आगे अभी देखेंगे तो वहाँ सदन होते हैं, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक सदन होता है जिसमें अभी भी लोग वंशानुगत लोग होते हैं, जैसे जॉर्ज होते हैं, किंग होते हैं, वो सब बैठते हैं। ठीक है, तो राजतंत्र वहाँ अभी भी चालू है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करते हैं कि जहाँ से ये थोड़ा लोकतंत्र मतलब संविधान बनने की प्रोसेस शुरू हुई और राजतंत्र से थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र आने की प्रोसेस शुरू हुई। तो जेम्स द्वितीय हुआ करते थे, एक राजा जेम्स सेकंड। ये बात है 1616-89 की बात है। तो उस समय जनता का विद्रोह हुआ। अब जनता का विद्रोह किन कारणों से हुआ? वो कारण बहुत जटिल होते हैं, बहुत एक दिन में विद्रोह कोई नहीं होता है। कहीं ना कहीं राजतंत्र है, जब लोकतंत्र में परिवर्तन होता है तो एक विद्रोह होता है। जिस तरह अभी बांग्लादेश में आप स्थिति देख रहे हैं, तो ये एक दिन का स्थिति नहीं है। वहाँ रिजर्वेशन का मुद्दा एक दिन का नहीं है, और रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत बार हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कम करने को भी बोला, कम करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन फाइनली शेख हसीना जी को वहां से भगा दिया गया। तो इसी तरह जनता का विद्रोह जेम्स सेकंड के शासनकाल में 1689 में हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा के यहाँ से पावर कम हुआ। जब पावर कम हुआ या शक्ति कम हुआ, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगती है। लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगने का मतलब यह है कि जनता की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी। ये मांग वहां पे उठने लगी। ये हर कोई चाहता है, और आज ये सबसे अच्छा शासन व्यवस्था भी होता है लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ से जेम्स सेकंड के टाइम पे 1689 में पावर इनकी कमजोर होती है और लोकतंत्र की पहली बार मांग उठती है, और वहीं से शुरुआत होती है किसकी? लोकतंत्र बनने की। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से ऐतिहासिक बैकग्राउंड में इतना जानेंगे। अब हम लोग का मेन चर्चा का विषय यही है कि जो वर्तमान में कंडीशन क्या है, वर्तमान में वहाँ शासन व्यवस्था क्या है, उस तरह हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है इंडिया ने जो संसदीय व्यवस्था या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया है?
तो ब्रिटेन से ही किया है। तो इसका मतलब ये है कि संसदीय व्यवस्था में निश्चित रूप से वो माहिर है, तब तो हम लोग वहां से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो भारत में संसद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, तीन चीजें हुई। तो इसका मतलब जब हम लोगों के पास प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा है, तो निश्चित रूप से ब्रिटेन में भी ऐसा कुछ रहा होगा, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ कॉपी किए हैं। तो वहां का व्यवस्था ये है। अभी आप लेफ्ट साइड में देख पाएंगे, हम इंडिया की चर्चा करेंगे और राइट साइड में यहाँ पर सारा कुछ ब्रिटेन की चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या वहां सिस्टम है। ठीक है, तो वहां ब्रिटेन में होता है एक सम्राट, सम्राट किंग कहे, सम्राट कहे, एम्परर कहे। ठीक है, वहां पर अभी भी ये एक पद होता है सम्राट। और इस सम्राट का पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका बेटा, उसका नाती, उसका पोता। ओके, और सम्राट का पद अभी भी औपचारिक औपचारिक प्रमुख वहां पर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने औपचारिक प्रमुख बोला तो आपको याद आया होगा कि भारत में भी एक पद होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये भी एक संवैधानिक पद है, औपचारिक प्रमुख है। ठीक है, इसी तरह सम्राट होता है ब्रिटेन में, वो औपचारिक प्रमुख होता है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा, भारत के सम्राट, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट में क्या अंतर है। तो वहां का सम्राट वंशानुगत है, जबकि प्रेसिडेंट यहाँ का चुना हुआ होता है और किसी न किसी रूप में जनता के ही द्वारा चुने जाते हैं। जनता चुनती है किसको? सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो डायरेक्टली किसी न किसी तरह जनता के प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जबकि सम्राट में ऐसा नहीं होता है। ये थोड़े रहे सम्राट के बाद। ठीक है, ये हम लोग इसको अलग कर देते हैं, प्रेसिडेंट और सम्राट का मुद्दा अलग हुआ। अब वहां पर सदन की बात करते हैं। जिस तरह भारत में संसद है, पार्लियामेंट सिस्टम है, तो वहां पर क्या है? तो वहां की अगर बात करें तो वहां पर दो सदन होते हैं, जिसको हम लोग दो सदन डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या? और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। यहां से आप समझने की कोशिश ये करेगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब लोकसभा जैसे भारत में है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब जिस तरह राज्यसभा है। लेकिन अभी मैं इनमें अंतर बताऊंगा, इनमें इसके अंदर घुस के बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि राज्यसभा से हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितना अलग है। बहुत लोगों को लगता है कि एक ही जैसा, नहीं, वो अलग है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत सारी सिमिलरिटी देखी जा सकती है अपने लोकसभा से, लेकिन उसमें नहीं देखी जा सकती। तो सबसे पहले बात हम लोग ये कर लेते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, एक हो गया सम्राट, तीन हो गए। इधर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कि कितने सीट है हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में? तो 650। कितनी सीट है? 650 सीट अभी हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। अभी चुनाव हुआ है, 650 सीटों में चुनाव हुआ है। तो उसमें अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में 650 सीटों में लगभग 320 एक पार्टी को मिले हैं, नहीं 320 नहीं, 411 वोट मिले, 411 मिला है किसको? लेबर पार्टी को, जो अभी प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, और 121 ऋषि सुनक, जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ठीक है, तो 650 सीट से भी मतलब है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अगर बात करें, सीट की संख्या निर्धारित नहीं है, प्लस बट लेकिन 800 प्लस मेंबर है। अब सोचिए 800 प्लस मेंबर वहां पर अभी वर्तमान में स्थिति है। उसके बाद हम लोग कार्यकाल की बात करें, टेन्योर क्या होगा? तो 5 ईयर होगा। इसकी बात कर लेंगे तो टेन्योर कोई डिसाइड नहीं है, कभी कब तक रह सकते हैं, कब तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, टेन्योर के बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि लोअर हाउस किसको कहते हैं? वह फिर निम्न सदन कहते हैं। तो ये लोअर हाउस कहलाता है। लोअर हाउस कौन सा कहलाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस या फिर
उच्च सदन कहा जाता है। अब उच्च सदन कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर होते हैं ना, वो कौन होते हैं? तो वो लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं। बड़े बड़े वकील हुए, बड़े बड़े न्यायाधीश हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, तो उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह दी जाती है, इसलिए उसको अपर हाउस भी बोला जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है, हमारे राज्यसभा को भी अपर हाउस बोला जाता है। उसका कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि जिस तरह ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, इसी तरह आप एक देखेंगे ना राज्यसभा में, राज्यसभा के जितने भी मेंबर की आप लिस्ट देखेंगे तो प्रतिष्ठित लोग हैं, जनता के द्वारा ज्यादा नहीं चुने जाते, वो भेजे जाते हैं, उनकी कहीं न कहीं समाज में प्रतिष्ठा है, उन्होंने कुछ किया है उसके बाद, ठीक है, तो अपर हाउस है, ठीक है। और क्या है, और इसकी अगर बात करें कौन सा ज्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल निश्चित रूप से पावरफुल ये रहेगा, कौन रहेगा? हाउस ऑफ कॉमन्स। जनता द्वारा कौन चुन के जाते हैं यहाँ पर सदस्य, तो जनता द्वारा डायरेक्टली हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग जाते हैं, फिर मेंबर जाते हैं, किसके द्वारा चुन के? पब्लिक, ठीक है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर वहां पर प्रधानमंत्री होता है, ये थोड़ा हम मिटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स की, इधर आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौन से सदन का होता है, कौन से हाउस का होता है, तो हमेशा जनता द्वारा जो चुने जाते हैं उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, और वो हाउस ऑफ कॉमन से होता है, ठीक है। बहुमत दल का नेता वहां भी चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? सबको मालूम है, जैसे 650 प्लस सीट है, सॉरी 650 प्लस नहीं, 650 सीट है, इसका आधा कर दीजिए +1, ठीक है, तो मतलब 326 सीट जिस भी पार्टी को मिलेगी और उसका बहुमत दल का नेता होगा, वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होगा और वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। जैसे अभी हमने बताया 411 सीट मिले हैं किसको? कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी के मेंबर है और उनको पीएम बनाया गया है। तो इस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर लेते हैं, कर लिया हमने। पावरफुल कौन है? यही है, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री तय करता है कौन कौन मिनिस्टर में होगा, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इधर की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते, पावरफुल कम होगी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। टेन्योर की हम लोगों ने बात किया, कोई टेन्योर फिक्स नहीं, 650 इधर, इधर प्लस 800 मेंबर अभी हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स का ही ज्यादा पावर है, बस ये देखने के लिए यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग रहते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे हम लोग ये बात करते हैं एक क्वेश्चन कि क्या आप लोग बता पाएंगे कि ब्रिटेन है जो, ब्रिटेन का संविधान लिखित है कि नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसको बता पाएंगे, लिखित और अलिखित। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ये भी आपको जवाब देना है। सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, ये भी आपको जवाब देना है, ठीक है। और ब्रिटेन के बारे में आपको ये पता करना है कि संविधान लिखित है कि नहीं लिखित है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात कर लिए। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटेन में जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है तो क्या है, पावरफुल है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो जुडिशरी सिस्टम अगर हम लोग देखें, जुडिशियरी सिस्टम कमजोर है। आप लोग अगर ब्रिटेन कभी जाए तो ज्यादा इस तरह इस भरोसे में न रहे कि जिस तरह भारत में हम खुल के जी रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो जाएगा तो आप तुरंत कोर्ट चले जाएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट ऐसा न छड़ देगी, ऐसा इस उसमें मत जाइएगा। कभी ब्रिटेन वगैरह जाएं तो थोड़ा संभल के जाएंगे, क्योंकि वहाँ जुडिशरी सिस्टम कमजोर है। जुडिशरी सिस्टम कमजोर है, वहां पर स्ट्रांग कौन है? हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग हैं, ठीक है। अब उसका
पावरफुल कम होने के क्या कारण है ये बताएंगे। तो पावरफुल कम होने के कारण है कि वहां पर जो जुडिशरी सिस्टम में जो न्याय होता है ना, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के ही 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनती है। क्या 12 मेंबर्स की कमेटी बनती है, जो लोग होते हैं कहाँ के 12 सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग होते हैं। अब देखिए कैसे मजबूत हो पाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स के 12 मेंबर की कमेटी हो, यही हमेशा फैसला देते हैं, और वो फैसले भी किस केस में देते हैं, हमेशा क्रिमिनल ऑफेंस। अब क्रिमिनल ऑफेंस मतलब उम, जब कोई क्राइम हो, जब किसी को मार दे, किसी गोली मार दे, किसी के साथ अ, चोट पहुंचा दे, गाड़ी चढ़ा दे, इस तरह के केसेस में, नॉर्मल केसेस में कुछ होता ही नहीं। जब इस तरह बड़े ऑफेंसेस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं, तब ये 12 मेंबर की कमेटी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग होते हैं वो न्याय देते हैं, न्याय करते हैं। तो यहाँ पर पावरफुल जुडिशरी कोई रोल ही नहीं है, मान लीजिए केवल और केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग ही पावरफुल है। तो वो लोग ये वही करेंगे, सरकार के ही पक्ष में देंगे, सरकार से जिसका बनते रहेगा उसी के पक्ष में फैसला दिया जाएगा। तो ये पहली बात जुडिशरी कमजोर होने का कारण है। कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि ब्रिटेन में न्यायपालिका कमजोर है क्यों, तो उसका ये उत्तर होना चाहिए आपका, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग की 12 मेंबर की टीम होती है, वही फैसला करती है, वो भी क्रिमिनल केसेस। अब थोड़ा सा जब हम लोगों ने ये देख लिया, आपको आपके हिसाब से, आपको जानकारी के हिसाब से इतना बहुत है। अब ब्रिटेन के बारे में जानेंगे तो इतना एक मोटा मोटा आपके दिमाग में खाका खींच जाना चाहिए। थोड़ा सा हम ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था या फिर शासन प्रणाली है, उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या है, जैसा कि आप सब लोगों को यहाँ पर जितना हम लोगों ने पढ़ा, उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई होंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो संवैधानिक राजतंत्र। ये देखिए वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, संविधान का भी और राजतंत्र। आधा पोर्शन क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राजतंत्र, राजशाही भी है, सम्राट भी है वहां पर, ठीक है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, और दोनों को मैनेज करना कितनी बड़ी बात है, वो ब्रिटेन अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। दूसरी, अलिखित संविधान। क्या, अलिखित संविधान, ठीक है। तीसरे नंबर के, सोचिए इतना बड़ा देश है, सब कुछ चलाना है, लेकिन अलिखित संविधान। यहाँ जैसे 395 आर्टिकल्स हैं, ये वो सब, इतनी बड़ी पुस्तक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अलिखित संविधान। तीसरे नंबर की अगर बात करें, एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली, इसका मतलब ये है, जिस तरह हमारे, हाँ, हमने देखा है कि राज्यसभा में, भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यहाँ से मेंबर भेजे जाते हैं। इसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर देखेंगे तो क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व तो वहां पर बिल्कुल नहीं होता है। एक आप इसमें जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस तरफ लिख लेंगे कि राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य जैसा कोई वहां पर नियम ही नहीं है, कोई मध्य प्रदेश, कोई झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एकात्मक शासन प्रणाली है वहां पर, और शासन प्रणाली में कौन रूल करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथे नंबर की विशेषताएं की अगर बात करें तो वहां पर संसदीय प्रणाली, ये बहुत बड़ी विशेषता है जिसको हम लोगों ने कॉपी किया है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक लास्ट बात करें तो आखिरी बात करें कि न्यायपालिका वहां पर कमजोर है। सो देखिए, हालांकि ये विशेषता नहीं है, पर विशेषता में ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। न्यायपालिका कमजोर, ये भी एक विशेषता है कि न्यायपालिका कमजोर होने के बावजूद देश ठीक ठाक चलता रहता है। छोटे, तो इतने हम लोग 5 पॉइंट पे इसको फिनिश करते हैं कि ये विशेषताएं कहाँ की है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने ये देखा किस तरह ऐतिहासिक बैकग्राउंड था,
जेम्स द्वितीय के समय पर विद्रोह होता है, फिर वहाँ पर लोकतंत्र की मांग होती है, राजा कमजोर होता है, उसके बाद वहाँ पर धीरे-धीरे लोकतंत्र का विकास होता है और फिर उसके बाद हम लोगों ने आज की स्थिति की बात की कि किस तरह वहाँ पर सदन में व्यवस्था है। सम्राट होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 मेंबर होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर निर्धारित नहीं है, लगभग 800 मेंबर है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर है। और यहाँ पर 5 साल का टेन्योर होता है, वहाँ पर पावर ज़्यादा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। तो इस तरह हम लोगों ने देखा पीएम भी उसी हाउस से होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित लोग होते हैं और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 800 प्लस मेंबर वर्तमान में है। और जुडिशरी क्यों कमजोर है, हम लोगों ने बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के 12 मेंबर होते हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में न्याय देते हैं, तो वहाँ पर जुडिशरी कमजोर होने का बनता है। विशेषताओं की अगर बात करें तो हम लोगों ने 5 पॉइंट पे यहाँ पर क्लियरली डिस्कस किया, जिसके संवैधानिक राजतंत्र हो गया, अलिखित संविधान हो गया, संसदीय प्रणाली हो गया और न्यायपालिका का कमजोर होना। ये है ब्रिटेन का मोटा-मोटा आपको जानकारी कि किस तरह से वहाँ पर सदन है, किस तरह से शासन प्रणाली है। अगले वीडियो में हो सकेगा मैं तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या फिर प्रणाली को लाऊंगा। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही जो ज़्यादा लाइट में रहते हैं, ज़्यादा जहाँ-जहाँ की हमको जानने की ज़रूरत रहेगी, उन जगहों की हम लोग निश्चित रूप से वहाँ के शासन व्यवस्था को लाएँगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तभी आपके लिए ज़रूरी हो। ये आपको नॉलेज बढ़ाएगा और आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी किस तरह से वैश्विक राजनीति चलती है और तुलनात्मक राजनीति भारत से इसको आप कंपेयर कर पाएँगे। तो ये तो रहा पॉलिटिकल साइंस का सेगमेंट और यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। एक थोड़ा सा खबर आज डिसअपॉइंटेड कर रही है हमको। ओलंपिक 2024 चल रहे हैं, आप सबको लोग को मालूम है। कल हम लोग रात में खुश हुए थे, विनेश फोगाट जी पहुंच गई थी फाइनल, सिल्वर या फिर गोल्ड मेडल एकदम पक्का था, गोल्ड लाने की ज्यादा संभावना थी। लेकिन अभी अभी न्यूज ये आई है कि शायद उनका वजन 50 केजी भार में उनका चयन था और 50 केजी भार में उन्होंने सारे बाउट लड़े थे, लेकिन वजन ऐसा देखा गया कि 100 ग्राम ज्यादा निकला है। सोचिए 100 ग्राम कितना होता है वजन, आप सब लोग को मालूम है, ठीक है, कि बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन 100 ग्राम वजन ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और उन्होंने शायद टाइम भी मांगा था आधे घंटे का, लेकिन वो नहीं दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के द्वारा। तो ये एक बहुत बुरी खबर है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब एक यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है कि हाँ अपनाना चाहिए। अब भारत सरकार को इस खिलाड़ी के साथ खड़े होना चाहिए और थोड़ा सा इसमें जांच करवानी चाहिए कि हाँ 100 ग्राम वजन क्यों ज़्यादा है और उसको पहले भी अगर इतने फाइट लड़े हैं, इतने बाउट लड़े हैं, तो उसको क्या पहले नहीं वो वेट किया गया था, तो निश्चित रूप से किया ही गया होगा। तो क्यों ऐसा एकाएक उनका वजन किया गया, क्या किया गया, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए उनको और कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर बहुत बेशर्मी की बात हो जाएगी अगर भारत कुछ स्टैंड अपना नहीं लेता है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को कुछ न कुछ स्टैंड लेना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। हाँ डिस्क्वालीफाई अगर हो गए होंगे तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आवाज ना उठाना ये एक बेशर्मी की बात होगी। मुझे लगता है आवाज उठाना चाहिए और जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद कोई व्यक्ति जाता है फाइट करने और वहाँ पे जीतता है और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, लेकिन उनके साथ ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो जाए, घटनाएं हो जाएं जिसकी वजह से वो बाहर हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और हम सब देशवासियों को इसमें पीड़ा हो रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी जांच की जाए कि वाकई में उनका वजन ज़्यादा है कि नहीं है और वो किस आधार पे, मतलब आप कभी भी वजन ले सकते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब फाइनल बाउट होते हैं उसके पहले आपको वजन कर लेना चाहिए। बीच में आप वजन कभी भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आवाज उठाना चाहिए, मैं ये सबसे अनुरोध करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।